Welcome to Magnitude Civil Services Institute. In the series of current affairs analysis dated 19th May 2020. आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये सारे कंटेंट पढ़ेंगे फ्रॉम सीरीज नंबर 1 to 7 और रिस्पेक्टिवली द हिंदू के न्यूज़पेपर का पेज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से पेज नंबर पे ये सारी न्यूज़ है। शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो फेल हो गया मंकी को शील्ड करने से वायरस के अगेंस्ट। ये पेपर 1 के अंदर है, पेज नंबर 1 के अंदर है, प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा और जीएस पेपर 3 मेंस के अंदर आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। तो न्यूज़ में क्या है कि जो हाई पोटेंशियल वैक्सीन है कोविड-19 को लेकर, वहाँ उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने टेस्ट किया, लेकिन इसलिए फेल हो गया मंकी को प्रोटेक्ट करने से वायरसेस के अगेंस्ट में। लेकिन ये पाया गया कि न्यूमोनिया के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन दे रही है। ट्रायल चल रहा है 2 फेज़ के अंदर। फेज़ 1 का ट्रायल जो है चैडॉक्स एनको-19 का जो कि सार्स-CoV-2 के अगेंस्ट में, यानी कि कोविड-19 जिसको आप बोलते हो उसके अगेंस्ट में, उसका फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट होगा मई के एंड तक और फेज़ 2 का ट्रायल कंप्लीट होगा सितंबर 2020 के एंड तक। जो पोटेंशियल वैक्सीन है उसको एडमिनिस्टर किया गया है 1112 हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर। इन सब के ज़रिए क्या पता चलेगा कि वैक्सीन कितना सेफ है, कितनी एबिलिटी है इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करने में और कितनी एफिकेसी उस वैक्सीन के अंदर है। और इस वैक्सीन को टेस्ट करने से पहले ह्यूमंस के ऊपर, मंकीज़ के ऊपर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। और मंकी के अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं? कॉमन कोल्ड वायरस, एडिनो वायरस जिसको हम बोलते हैं, जो इन्फेक्शन कॉज करता है चिंपांजी में और साथ साथ में जेनेटिक मटेरियल लेके जाता है नोवेल कोरोना वायरस का। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये स्पाइक प्रोटीन बनाता है। स्पाइक प्रोटीन बाद में ह्यूमन रिसेप्टर से बाइंड होकर सेल्स सरफेस के ऊपर और बाद में इन्फिल्ट्रेट होता है, अंदर जाता है लंग सेल्स के, और इस प्रकार से इसकी असर होती है। जो सीरम इंस्टीट्यूट है इंडिया का 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 10 मिलियन डोजेस वैक्सीन के बनाने का प्रयास कर रही है। कुछ की हाईलाइट्स देख लेते हैं कि जो वैक्सीन कैंडिडेट है चैडोएक्स1 एनको-19 के, इसको टेस्ट करने के लिए जो चिंपांजी वगैरह है उनके अंदर एक वीक फॉर्म का कॉमन कोल्ड वायरस एडिनो वायरस डाला है और उसको नर्चर्ड किया गया ताकि वो ह्यूमन के अंदर रेप्लिकेशन ना करे। जो डिटेल रिजल्ट है इस मंकीज़ के ऊपर ट्रायल करने का, प्री प्रिंट सर्वर पर अवेलेबल है जो BioRxiv का है। और ये जो स्टडी है वो सजेस्ट करती है कि जो वैक्सीन है इन्होंने टेस्ट किया वो पैनेशिया नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल वैक्सीन नहीं है कि भाई जिसके वजह से इन्फेक्शन से लोग बच जाएंगे या तो आगे इन्फेक्शन फैलाने से बच जाएंगे। ये रिसर्च पेपर के ऊपर अभी भी रिव्यू होना बाकी है। इस रिसर्च पेपर ने ये बताया कि जो वायरस प्रेजेंट होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एनिमल का, वो बाद में नीचे जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक और इसकी वजह से होता है न्यूमोनिया। रिसर्चर्स ने अपने पेपर के अंदर ये भी एक्नॉलेज किया है कि जो वायरस का प्रेजेंस है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद है। और ये जो डिफरेंस है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ये हमको इस स्टडी के थ्रू पता चला है। लेकिन जो वायरल का जो श्रेडिंग होता है नोज से, उसका रिडक्शन होता हुआ नहीं दिखा इस पूरे रिपोर्ट के अंदर। इसका शायद एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए ये बता रहे कि जो मंकी के ऊपर हमने वायरस डाला, मतलब उन लोगों ने जो वायरस डाला वो अनयूजुअली हाई अमाउंट का डाल दिया था, इस वजह से ये चीज़ जो है ऑब्जर्व नहीं हुई होगी। अब जानते हैं वैक्सीन कैसे काम करती है। जब वायरस प्रेजेंट होता है तो इसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है ये वैक्सीन BAL फ्लूइड के अंदर। ये वो फ्लूइड है जो लंग से कलेक्ट किया जाता है और लंग टिश्यू से भी, जो वैक्सीनेटेड एनिमल्स है उनके, तो उनके इस फ्लूइड में रिड्यूस होता हुआ दिखता है वायरस। और जो नॉट वैक्सीनेटेड मंकीज़ है, एनिमल्स है, उसमें ये रिड्यूस होता हुआ नहीं दिखता। उसके अलावा जो वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है वो डिटेक्ट हुए वैक्सीनेटेड मकाज में या तो मंकीज़ में, और ऐसे एंटीबॉडीज़ बिना वैक्सीनेटेड वाले एनिमल्स को अंदर नहीं मिले। इस एनालिसिस के लिए उन्होंने 6 मंकी को वैक्सीनेट किया कैंडिडेट वैक्सीन के हिसाब से, उस वैक्सीन से, और 3 को कंट्रोल वैक्सीन दिया कोविड चैडोएक्स GFP वाली। और मंकी के रिजल्ट के आधार पर 1110 लोगों को ह्यूमन ट्रायल के लिए बुलाया गया। उनको हाफ अमाउंट की वैक्सीन दी जो आपको दिया जाता है
मंकीज़ वगैरह के ऊपर ट्रायल किया हुआ, और दूसरी जो हाफ लोग है उसको दिया गया कंट्रोल ग्रुप के अंदर मेनिनगिटीज़ वाली वैक्सीन। ये मेनिनगिटीज़ एक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, और जो जिस प्रकार का डोज दिया गया, जिस अमाउंट का डोज दिया गया उन ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो ह्यूमन बींग्स के राइट के जितना भी राइट्स के अंदर सपोज 10 पॉइंट का है तो 5 पॉइंट का दिया, हाफ दिया है। और ये जो वैक्सीन टेस्ट हो रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो वर्ल्ड के 8 वैक्सीन में से एक है जो ह्यूमन की एफिकेसी के लिए काम आने वाला है। तो ये आपका न्यूज़ है वैक्सीन को लेकर ऑक्सफोर्ड का। तो यहाँ पर होप बनी हुई है कि वैक्सीन जल्द ही तैयार हो जाए और इसके ट्रायल भी सक्सेसफुल अगेन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रायल्स के अंदर कंप्लीट होके सामने आए। अगला जो न्यूज़ है वो ओडिशा से और वेस्ट बंगाल से है। साइक्लोन को लेकर है कि एक साइक्लोन जिसका नाम एम्फन दिया हुआ इस बार, तो वो आ रहा है ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट तक। अब ये जो पूरा न्यूज़ है वो आपके सिलेबस के अंदर ज्योग्राफी में आता है और मेंस के अंदर आता है जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, और ये न्यूज़ आर्टिकल पेज नंबर 1 पर है द हिंदू के। सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ इन न्यूज़, तो जो स्टॉर्म सिस्टम है बे ऑफ बंगाल में बन रहा है, आम्फन नाम है, ये डेवलप हो रहा है एक सुपर साइक्लोन के रूप में, ठीक है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लैंडफॉल हो जाए, यानी कि कोस्टल एरिया तक आ जाए वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के वेडनेसडे को, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया। लोकेशन की बात करते तो अम्फान कहाँ पर लोकेटेड है, तो 730 किलोमीटर साउथ ऑफ पैरादीप उड़ीसा के साउथ में है, 890 किलोमीटर साउथ वेस्ट दिघा यानी कि वेस्ट बंगाल के, और 1010 किलोमीटर साउथ वेस्ट खेपुपारा बांग्लादेश के। तो ये आपका उड़ीसा यहाँ से साउथ, ये वेस्ट बंगाल साउथ वेस्ट, और ये यहाँ पर ये बांग्लादेश साउथ वेस्ट, इस तरह से डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से जो एम्फन है वो ऊपर आता हुआ दिख रहा है। जो विंड स्पीड है क्या एक्सपेक्टेड है, तो ये अनुमान माना जा रहा है कि 240 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आएगा और एक्सटेंसिव डैमेज कर सकता है कोस्टल एरिया के अंदर ओडिशा और वेस्ट बंगाल में इंडिया के अंदर। और जब तक ये वेस्ट बंगाल के लैंड के ऊपर आएगा तब तक उसकी जो स्पीड है एम्फन की वो 4 एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आएगा, यानी कि उस समय पर उसकी स्पीड होगी 165 से 175 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग होगी 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हिस्टोरिकल टेल्स देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर फोनी आया था, ये ESC बेस्ड है जैसे हमने अभी देखा, ये ओडिशा के लैंड के ऊपर आया था और पूरे स्टेट को हिला दिया था कोस्टल एरिया के अंदर और 40 जाने लेकर गया था। साइक्लोन फैलिन जो है 2013 के अंदर आया था और उससे पहले जो सुपर साइक्लोन आया था वो 1999 के अंदर आया था। ये दोनों ही साइक्लोन ने ओडिशा के कोस्टल पर अटैक किया था। ये मोस्ट पावरफुल साइक्लोन थे बे ऑफ बंगाल के अंदर पिछले 2 डिकेड्स के अंदर। हम विंड स्पीड की टर्म्स के अंदर हम देखें तो 1965 से 2017 तक बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर कलेक्टिवली 46 सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आए और उसमें से मोर देन हाफ जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के अंदर आए, 7 मई के अंदर आए और सिर्फ 2 ऐसे साइक्लोन थे 1966 एंड 1976 के, वो अप्रैल में रिकॉर्ड किए गए थे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के स्टैटिस्टिकल यूनिट के हिसाब से। फोनी के पहले सिर्फ 1966 के अंदर लैंडफॉल हुआ था साइक्लोन्स का इंडिया के अंदर, बाकी सब वहाँ तक पहुँचे नहीं थे और ख़त्म हो गया था या तो यूटर्न मार लिया था। अभी से एम्फन का इम्पैक्ट देखते क्या होगा। तो ये हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल लेकर आएगा गैंगेटिक रीजन के अंदर वेस्ट बंगाल में, सिमिलरली हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल लेकर आएगा नॉर्थ कोस्ट ऑफ एरिया इन ओडिशा में 19 एंड 20 के अंदर। स्टॉर्म सर्ज आएंगे यानी कि बड़ी लहर आएगी 46 मीटर की एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से भी अबोव वाली लिमिट में। लो लाइंग एरिया के अंदर जो साउथ और नॉर्थ 24 पैरागन्स के अंदर है ओडिशा का और 34 मीटर की हाइट्स के ऊपर आएगा ये स्टॉर्म सर्ज लो लाइंग एरिया के अंदर वेस्ट बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जब ये कोस्टल एरिया पर टच करेगा उस समय की बात है। एक्सटेंसिव डैमेज होगा कच्चा हाउस का, या तो कुछ डैमेज होगा जो पुराने पक्का स्ट्रक्चर है उनको पोटेंशियल थ्रेट होगा जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे, और अपरूटिंग होगा कम्युनिकेशन एंड पावर पोल्स का, पेड़ उखड़ जाएंगे, रेल और रोड लिंक डिस्टर्ब हो जाएगी,
स्टैंडिंग क्रॉप्स को डैमेज करेगा, प्लांटेशन और ऑर्कार्ड्स को भी डैमेज करेगा। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने वार्न किया था कि इस स्टॉर्म का इम्पैक्ट होगा। और प्रिपरेशन की बात करें तो ओडिशा की सरकार ने अलग अलग यूनिट को डिप्लॉय किया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की भी नॉर्थ कोस्ट के अंदर, ओडिशा के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के कोस्ट के अंदर, और वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन का भी काम हो। और इस प्रकार से ये वहाँ पर टीम जो है फोर्सेस है तैनात किया गया है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर, बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, केंद्रापारा, जबलपुर और जगत सिंहपुर, ये सीवियरली अफेक्टेड होंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है लो लाइंग एरिया के अंदर ओडिशा और वेस्ट बंगाल के अंदर शुरू हो चुका है। फिशिंग जो है वो ऑलरेडी सस्पेंड है लॉकडाउन को लेकर, और पुलिस ऑफिशियल जो है वो उसको अनाउंसमेंट का काम दिया है लो लाइंग एरिया के अंदर, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो वहाँ के लोगों को और अपना घर वगैरह खाली कर दे, एक सेफ शेल्टर में जाकर वो लोग रहे। लो लाइंग एरिया जो सुंदरबंस है या तो दीघा एरिया जो है पूर्व मेदिनीपुर के पास, वहाँ पे लोगों को बोला गया है कि अपना मड हाउस को खाली करें और एक सेफर प्लेस पर जाकर बस जाए। कुछ की पॉइंट्स आखिरी में देख लेते हैं एम्फन को लेकर। तो ये नाम थाईलैंड ने दिया इस बार। ये वेस्ट बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश को अफेक्ट करेगा। अम्फन जो है वो सेकेंड प्री मानसून साइक्लोन है, बे ऑफ बंगाल का 2 साल में पहला था फोनी। नेशनल लेवल पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एंड नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये 2 कमेटी बिठाई गई है जो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। आगे हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटी है वर्ल्ड के अंदर। ये ओरिजिनेट होते हैं, इंटेंसिफाई होते हैं वार्म ट्रॉपिकल ओशियन के अंदर। ये फेरोसियस स्टॉर्म है, यानी कि ओरिजिनेट होते हैं ओशियन के अंदर, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, और धीरे धीरे कोस्टल एरिया की तरफ मूव होता है, और साथ साथ में तेज़ हवा, हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म अपपोरिंग भी, आउटपोरिंग भी लेकर आते हैं। इस इमेज के अंदर देखिए स्टॉर्म है, बीच में आई है, उसके आसपास सेल वॉल है, और किस तरह से हवा का ये फ्लो आउटफ्लो हो रहा है इस राउंड के शेप में। गर्म हवा जो वार्म एयर है वो अंदर आ रही है और ठंडी हवा बाहर जा रही है, और इस प्रकार से रोटेशन होता है, और रेन बैंड भी यहाँ पर बनता है, यानी कि बारिश वगैरह और स्टॉर्म क्लॉकवाइज इस तरह से घूमता है। ये इमेज आपके दिमाग में फिट करके रखिएगा अगले 2 स्लाइड्स के लिए। अब साइक्लोन को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। इंडियन ओशन के अंदर हम साइक्लोन बोलते हैं, अटलांटिक के अंदर हरिकेन्स बोलते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी के अंदर टाइफून बोलते हैं, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विलीज बोला जाता है। क्या कंडीशन है फॉर्मेशन का साइक्लोन का, ट्रॉपिकल साइक्लोन में? तो लार्ज सी सरफेस चाहिए जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंस होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंसेस होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड के अंदर, और इसका जो स्पीड है विंड का उसमें जो प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया है वो मौजूद होना चाहिए, या तो लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए, अपर डाइवर्जन होना चाहिए सी लेवल सिस्टम के अबव, तब जाकर ये कंडीशन बनता है साइक्लोन इमर्ज हो। तो फॉर्मेशन आखिर किस तरह से होता है? तो वो एनर्जी जो मजबूत करता है स्टॉर्म्स को, वो कंडेंसेशन प्रोसेस रहती है। और कहाँ पर होगा ये? जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को टावरिंग किया जाता है, और उसके जो स्टॉर्म्स के जो सराउंडिंग, साइक्लोन के जो सेंटर के सराउंडिंग एरिया घूमता है और उसको मजबूत करता है। इन सब के अलावा अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलता है मॉइस्चर का सी के अंदर से, और इसकी वजह से स्टॉर्म जो है वो और मजबूत बनता है, स्ट्रेंथन होता है। जब वो टेरिटोरियल रीजन के ऊपर पहुंचता है तो मॉइस्चर का सप्लाई कट हो जाता है और स्टॉर्म जो है वो डिसिपेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन कट होता है कोस्ट के ऊपर, उसको बोला जाता है लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। ये लैंडफॉल फ्रीक्वेंटली एकम्पनीड होता है, यानी कि जब लैंडफॉल होता है साइक्लोन का तब साथ साथ में तेज़ हवा चलती है, हैवी रेनफॉल आता है, और लंबी लहर भी उस कोस्ट इलाके पर आती है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर हो जाता है, लोगों के ऊपर खतरा आ जाता है, और डैमेज प्रॉपर्टी का भी हो जाता है। जब साइक्लोन क्रॉस करता है 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, तब वो ज़्यादा ही डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। ये लार्ज एरिया को कवर करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ओरिजिनेट अगर लैंड से या सी से हुआ, ठीक है, जब लैंड पर ओरिजिनेट हुआ हो तब लार्ज एरिया कवर करता है, और सी के ऊपर भी होता है तो भी लार्ज एरिया कवर करता है। जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर सिर्फ सी में ओरिजिन होता है और लैंड तक आते आते ख़त्म हो जाता है तो इतना डैमेज नहीं करता वो। तो ये था। अब बात करते हैं आई ऑफ साइक्लोन। अब
साइक्लोन को आपने देखा होगा इमेज के अंदर, गूगल के अंदर, या तो कहीं किसी ने लाइव भी देखा होगा। तो ये साइक्लोन ने बीच में जो है वो आई है। तो जो मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेशन होगा, ये आसपास सर्कुलेशन होगा हवा का, ठीक है, इस सेंटर के अराउंड में। और ये सेंटर को क्या बोला जाता है? आई। आई एक ऐसा एरिया है जिसमें वेदर एकदम काम होता है, एयर इतनी नहीं होती। इसके पास लाइट विंड्स और क्लियर स्काई रहता है ऊपर की ओर। आई वॉल की बात करते हैं तो जो आई के अराउंड का जो एरिया है उसको आई वॉल बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्पाइरलिंग एयर होती है घूमती हुई, जिसकी हाइट इतनी होती है कि वो ट्रोपोपॉज तक पहुँच जाए। जब विंड मैक्सिमम वेलोसिटी के अंदर होती है इस रीजन के अंदर, और टेरिटोरियल रेन भी इसी रीजन के अंदर ऑकर होती है। आई वॉल से लेकर रेन बैंड जो है वो रेडिएट होता है, और क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्राउड्स का भी एक लेयर बन जाता है आउटर रीजन के अंदर, और इस प्रकार से यहाँ पर बादल वगैरह और रेन वगैरह हो जाता है। तो ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन के एक बेसिक डिटेल। ज़्यादा डिटेल के लिए आप एनसीईआरटी को रिफ़र कर सकते हैं, ज्योग्राफी की 11-12 स्टैंडर्ड की। अगली खबर है पेज नंबर 4 द हिंदू से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुई, यानी कि जीएस पेपर 3 के अंदर आएगी मेंस में। तो यहाँ पर न्यूज़ है कि एक नई टेक्निक आई जिसकी वजह से लंग ट्रीटमेंट होगा न्यूबॉर्न बेबी का, और ये जयपुर में लॉन्च हुआ है। तो एग्जैक्टली क्या है न्यूज़ के अंदर? तो रिसेंटली एक मेडिकल टेक्निक जिसको बोला जाता है लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लीजा, इसको शुरू किया गया जेके लॉन्ग गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल केयर के अंदर जयपुर में, ताकि लंग डिजीज़ या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर सके प्री मैच्योर बेबीज़ का। आगे देखते हैं डिटेल में ये कि क्या है ये एग्जैक्टली की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है वो शुरू हुआ न्यूबॉर्न बेबी का। न्यूबॉर्न बेबीज़ के ऊपर टेस्टिंग किया, उन बेबीज़ के ऊपर जिसका वजन 1500 ग्राम से कम हो, और बहुत ही बेहतर रिजल्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है इन हॉस्पिटल्स वालों को। जो मोस्ट ऑफ प्री मैच्योर बेबी एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल की न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, उनको प्रॉब्लम हो रही है कि इनका जो लंग्स है वो लेस मैच्योर है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग के अंदर उनको प्रॉब्लम आ रही है जन्मते समय ही, और इसी वजह से उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए होता है सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और इसके साथ साथ एंडोट्रेंशियल ट्यूब भी डाला जाता है एयर पाइप के अंदर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। धीरे धीरे वेंटिलेटरी सपोर्ट को ग्रेजुअली निकाल दिया जाता है, और बेबी को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर जैसे कि कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के ऊपर रखा जाता है, CPAP के ऊपर, एक बार लंग्स जो है वो मैच्योरेशन हो जाए तब। तो अब तक ये प्रोसेस फॉलो हो रहा था। आगे देखते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड मेडिकेशन जो दिया जाता था विंड पाइप के अंदर इस ब्रीदिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी थे अब तक वाले ट्रीटमेंट के अंदर। जो सर्फेक्टेंट था उसको एडमिनिस्टर किया जाता था एक थिन फीडिंग ट्यूब के ज़रिए, एक ट्यूब डाला जाता था, ठीक है, एंडोट्रेंशियल ट्यूब की जगह पर। जो नया इलाज इन लोगों ने ढूंढा है उसमें एंडोट्रेंशियल ट्यूब डाला जाता है, पहले फीडिंग ट्यूब डाला जाता था, और इस एंडोट्रेंशियल ट्यूब को इमीडिएटली निकाल दिया जाता है एक प्रोसीजर के बाद, जब बेबी CPAP मशीन के ऊपर होता है तब। तो ये जो नई टेक्निक है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो डैमेज है वो मिनिमाइज करना है हमारे फ्रेजाइल प्री मैच्योर लंग्स के ऊपर, बिकॉज साइड इफेक्ट पहले वाले इस प्रोसेस के अंदर थी। अब लीजा किस तरह से काम करता है? तो लीजा को एक लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी के तौर पर डेवलप किया गया है ताकि रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट हो और वेंटिलेशन इसको सपोर्ट मिले मैकेनिकल वेंटिलेशन के जरिए। इस तरह से वेंटिलेशन दिया जाता है कि जो पहले का मैकेनिकल वेंटिलेशन था वो डैमेज करता था प्रीटर्म लंग्स को न्यूबॉर्न बेबीज का। जो इन्फेंट है उसको कंसिडर किया जाता है कि भाई ये लीजा के लिए सूटेबल है, और वो जो अपने आप को मैनेज कर पाता है प्राइमरी CPAP के मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर, यानी कि हाई फ्लो ऑफ एविडेंस दिख रहा है कि उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के बेबी को लीजा का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, सूटेबल रहता है। अगर रेगुलर एप्लीकेशन हो दिया जाए लीजा का
तो ये बहुत ही सक्सेसफुल देखा जाएगा और ये प्री मैच्योर बेबी की जान बचाने में मदद भी करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 4 से द हिंदू के न्यूज़पेपर पे। सिलेबस में हम देखें तो प्रीलिम्स के एनवायरनमेंट के अंदर आएगा और मेंस के जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। न्यूज़ का टाइटल ये है कि फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो रहा है और ये ट्राइबल्स ने बताया है। तो एक डिटेल में देख लेते हैं व्हाट इन न्यूज़। तो ट्राइबल जो है पिदादामहा विलेज के, ये विलेज है दारिंगबड़ी ब्लॉक में, ओडिशा के कंदामहल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। वहाँ के लोगों ने, ट्राइबल्स ने बोला कि ग्राम सभा की परमिशन के बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जो है वो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ का है जो उस फॉरेस्ट के पास विलेज में रहते हैं। करीबन 90 ट्राइबल फैमिलीज़ जो है वो पितामहा प्रोजेक्ट्स के कम्युनिटी फॉरेस्ट के आसपास एक गांव में रहते हैं। फॉरेस्ट उनको लाइवलीहुड के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं जो ट्री से निकलने वाले और दूसरे कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। तो इश्यू क्या है? जंगल अधिकारी कमेटी के हिसाब से जो विलेज की है कि पिछले कुछ समय से जो ब्राह्मणी गांव फॉरेस्ट रेंज के जो ऑफिशियल्स है वो विलेज के अंदर आ रहे हैं और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई वो कॉमर्शियल प्लांटेशन करे उस कम्युनिटी फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो 4 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, उसमें से एक है कम्युनिटी फॉरेस्ट जो कम्युनिटी के द्वारा संभाला जाता है और कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जो वहाँ के गांव के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई परमिशन नहीं लिया है लोकल ग्राम सभा से इस प्रोजेक्ट के लिए फोर्स करने के लिए या तो ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी के चलते उन लोगों ने एक अथॉरिटी को रिटर्न एप्लीकेशन भी दिया है कंदामहल डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे इस इश्यू को लेकर। और इस रिटर्न एप्लीकेशन के हिसाब से जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो प्लान कर रहे हैं कि जो प्लांट ट्रीज है वो ट्रीज को इस तरह के ट्रीज को उगाना चाहते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को डैमेज कर सकता है फॉरेस्ट के अंदर जो उस गांव के पास में है और इसकी वजह से लाइवलीहुड भी अफेक्ट करेगा इन ट्राइबल्स का। ग्रीन नोबेल प्राइज के विनर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट प्रफुल्ला समंतरा ने इस इश्यू को लिया है। समंतरा ने गवर्नर को एक चिट्ठी भेजी है ताकि इस मैटर के अंदर आप इंटरवीन करिए। मिस्टर समंतरा के इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऑफिशियल ने ऑलरेडी सेवरल ट्रीज को वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर कट किया है जो बायोडाइवर्सिटी को असर कर रहा है और फोर्सफुल कमर्शियल प्लांटेशन आप लोकल ग्राम सभा के परमिशन के बिना नहीं कर सकते। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अगेंस्ट है और इसके साथ साथ ये अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन है बिकॉज शेड्यूल एरिया के अंदर इस तरह की बातें फोर्सफुली करने के लिए बताई नहीं गई है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोला जाता है और इन सब के अलावा ट्राइबल राइट एक्ट और ट्राइबल लैंड एक्ट भी इसको बोला जाता है। स्पेशली ये डील करता है कम्युनिटीज़ के राइट्स के बारे में जो उस फॉरेस्ट के अंदर रहती है जिसको हम शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं और उनका अधिकार है उस लैंड के ऊपर और उसके ऊपर उगते हुए रिसोर्सेज के ऊपर। वो रिसोर्सेज जो इनको डेनी किया गया था पिछले कई सालों से बिकॉज जो फॉरेस्ट लॉ है वो कंटिन्यूसली कॉलोनियल एरा से था और कॉलोनियल एरा यानी ब्रिटिश एरा का जो लॉ है वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अलाउ नहीं करता था कि वहाँ के अवेलेबल रिसोर्स को ये लोग यूज़ कर सके। दिसंबर 2006 के अंदर ये एक्ट पास किया गया और इसको लीगल रिकॉग्निशन दिया कि जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग की कम्युनिटी है उनका अधिकार है कि वो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस यूज़ कर सके और साथ साथ में ये भी करेक्ट किया कि जो इनके साथ अन्याय हुआ है कॉलोनियल एरा से वो हम अभी सुधारें। ग्राम सभा है जो है वो अथॉरिटी है कि कोई भी प्रोसेस को इनिशिएट कर सके ताकि जो मार्जिनल या ट्राइबल कम्युनिटी है उनके अधिकार को फ़ायदा मिले, यानी कि ग्राम सभा की परमिशन से ही सब कुछ होगा। और ये जो फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स है वो असेसमेंट के बाद ही होगा। ठीक है, उस फॉरेस्ट लैंड का असेसमेंट किया जाएगा ग्राम सभा के द्वारा और उसके बाद अधिकार दिया जाता है। असेसमेंट के बाद ग्राम सभा जो है वो एक क्लेम रिसीव करता है कम्युनिटी से
और कंसोलिडेट करता है और वेरीफाई करता है और उनको मदद करता है कि वो अपना जो अधिकार है वो एक्सरसाइज कर सके। ग्राम सभा बाद में एक रेजोल्यूशन पास करता है सब डिविजनल लेवल कमेटी को, जो राज्य सरकार फॉर्म करती है और बाद में फाइनली इनका ड्राफ्ट या तो फॉरेस्ट यूसेज का जो भी राइट है वो पास हो जाता है। तो ये था फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में। अगला न्यूज़ हम लोग देखते हैं पेज नंबर 7 से द हिंदू के। ये डेटा पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है, और जिस हिसाब से न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिट होगा प्रीलिम्स में और मेंस के अंदर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। ये जो डेटाबेस है वो MIT टेक्नोलॉजी का एक रिव्यू है आरोग्य सेतु को लेकर। आरोग्य सेतु ऐप इंडिया की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है कोविड-19 से लड़ने के लिए, और बोला जा रहा है कि ये सिग्निफिकेंटली हाई रिस्क पर है। हमारा जो प्राइवेसी है, जो यूज़र है इस ऐप का, ठीक है, वो प्राइवेसी इश्यू वहाँ पर आ रहा है। इस प्रकार की कई सारी ऐप है उस पर सिक्योर है, लेकिन आरोग्य सेतु के बारे में इतना कुछ बोला नहीं जा रहा। तो ये रिपोर्ट जो है उसका डिटेल में टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार की ऐप चाइना और टर्की ने भी बनाई थी, वो भी एक ग्रेट रिस्क के ऊपर था, प्राइवेसी का इश्यू था, आरोग्य सेतु ऐप से भी कई ज़्यादा अधिक। तो 5 टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के आधार पर 19 देशों का यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है। N यानी कि कंप्लायंस नहीं है, NA यानी कि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, और Y यानी कि वो कंप्लायंस है। तो कौन से 5 प्रिंसिपल है कि वॉलंटरी, लिमिटेड, डेटा डिस्ट्रक्शन, मिनिमाइज एंड ट्रांसपेरेंट। इन 5 प्रिंसिपल के हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। वॉलंटरी यानी कि इनका ऐप का यूज़ वो यूज़र के चॉइस के हिसाब से है या मैंडेटरी है। तो चाइना में देखो नो लिखा हुआ है, वॉलंटरी नहीं है, यानी कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इंडिया के अंदर भी मैंडेटरी है, अगर आप कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी या मूवमेंट कर रहे हो तब जाकर आपको ये मैंडेटरी हो रहा है, और काफ़ी सारे फील्ड के अंदर, ऑफिस के अंदर भी मैंडेटरी बताया गया है, इसलिए यहाँ पर N के आगे स्टार है। दूसरा है लिमिटेड, कि क्या इसमें लिमिटेशन है कि डेटा किस प्रकार से यूज़ होगा। तो इंडिया के अंदर नो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, चाइना टर्की में भी लिमिटेशन नहीं बताया गया। फिर बात आती है डेटा डिस्ट्रक्शन की, कि क्या ये डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद। तो इंडिया में बोला गया कि हाँ हो जाएगा, चाइना में और टर्की में मना किया है, मैक्सिको में भी मना किया हुआ है। फिर आता है मिनिमाइज्ड, कि सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट की जाएगी। तो इंडिया में बोला कि हाँ सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, चाइना में उसका भी मना किया है कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी वो चाइना ले सकता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो क्या ऐप बिल्ड हुआ है क्लियर और पब्लिक अवेलेबल पॉलिसीज़ के ऊपर, और क्या उसकी डिज़ाइन ओपन सोर्स कोड के आधार पर है। तो इंडिया के अंदर ओपन सोर्स कोड के आधार पर नहीं है, ना ही ट्रांसपेरेंसी है। सिमिलरली चाइना टर्की में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। तो अगर हम टेबल को ऑब्जर्व करो इन 5 प्रिंसिपल्स के आधार पर, तो इंडिया टॉप 3 कंट्री में से है जो अपने ऐप को मैंडेटरी बना रहा है। इंडिया टॉप 4 कंट्री में से है जिसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है किस तरह से डेटा का यूज़ किया जाएगा। और आरोग्य सेतु जो ऐप है वो ओपन सोर्स नहीं है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को हैम्पर करता है। और इसके इर्द गिर्द ही इसका कंसर्न है कोड को लेकर, जो पब्लिक डोमेन के अंदर हाईलाइट हुआ था अभी रिसेंटली, काफ़ी न्यूज़ में था चर्चित। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 5 प्रिंसिपल की डेफिनेशंस याद होने चाहिए, क्या शायद आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सके। और अबोव ऑल ये पूरा आपको जो डेटा पॉइंट है वो भी याद रखना है, बिकॉज मेंस में शायद क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से आरोग्य सेतु ऐप के अंदर थ्रेट है या तो वल्नरेबिलिटी है, क्यों लोग इतने घबराए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 10 से ये न्यूज़ है WHO की। प्रीलिम्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में आएगा, मेंस में जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में ये न्यूज़ कवर होती है। तो न्यूज़ में क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो 73 सेशन हुआ, उस सेशन के अंदर इंडिया ने सपोर्ट किया एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को लेकर। अब ये रेजोल्यूशन के अंदर क्या है कि एक मोशन को सपोर्ट करना है जो ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है कि किस तरह से ये नोवल कोरोना वायरस फैला है, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। और इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को इंडिया ने भी सपोर्ट किया है, और इंडिया के इस मूव को अफ्रीकन ग्रुप ऑफ नेशंस ने भी अपना सपोर्ट आगे बढ़ाया है। तो ये न्यूज़ में आगे इसके रिलेटेड और डिटेल्स हम लोग देखते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट रेजोल्यूशन है वो
जब असेंबली मीटिंग हुई थी तब आया था, जब जेनेवा में हुआ था, जहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड है यानी कि हेडक्वार्टर है, और ये डिक्लेयर किया गया था कि जो ग्लोबल बॉडी है वो कोविड-19 पेंडेमिक के ज़रिए कुछ ना कुछ सीखेगा। तो ये एश्योरेंस जो है वो बाद में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के ज़रिए आया, जब WHO के 62 कंट्रीज़ ने इसको आइडेंटिफाई किया। ये वो देश है जहाँ पर कोविड-19 के पेंडेमिक की असर हुई है, स्प्रेड हुआ है नोवल कोरोना वायरस। अब इस ड्राफ्ट को बनाने के पीछे रेजोल्यूशन पास किया, रिकमेंडेशन दिया था ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन की एक जॉइंट टीम ने, कि एक रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये स्प्रेड कैसे हुआ है, एग्जैक्टली कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है। और साथ साथ ये एक देश ये चाहती है कि इवेल्यूएट करनी एक प्रोसेस का, जिसके ज़रिए जाना जा सके कि भाई कौन से फूड या एनिमल से या इसके रिलेटेड सोर्सेज से वायरस जो है डेडली पेंडेमिक स्प्रेड हो सकता है। तो जो 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी उसने रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर जनरल को कि जूनोटिक सोर्स के ऊपर जो वायरस है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर किस तरह से इंट्रोड्यूस होता है उसका रूट आइडेंटिफाई किया जाए, इंटरमीडिएट होस्ट का पॉसिबल रोल क्या हो सकता है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, और उसके साथ साथ थोड़ा एफर्ट्स भी होना चाहिए साइंटिफिक एंड कोलैबोरेटिव फील्ड मिशन को लेकर। ये सारा काम करवाने के लिए एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास किया गया। ये एक टारगेट इन्वेंशन को इनेबल करेगा और रिसर्च एजेंडा रिड्यूस करेगा। इस प्रकार के इवेंट का अगर रिस्क आगे वाले समय पर आए तो उस रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करेगा। तो पहले से ही प्रिपरेशन की बात हुई है एक रेजोल्यूशन के अंदर कि ये सारी डिटेल आप बताइए, ताकि हमको पता चले कि कौन कौन से वायरस से किस तरह से बचा जा सकता है। तो जो ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है इसको इम्पार्शियल बोला गया, इंडिपेंडेंट बोला गया, कॉम्प्रिहेंसिव भी बोला गया, जिसके अंदर जो WHO के कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल हेल्थ रिस्पॉन्स लिया जा सके कोविड पेंडेमिक से लड़ने के लिए। जो लैंग्वेज है रेजोल्यूशन का वो रिफ्लेक्ट करती है एक डिप्लोमेटिक टग ऑफ वॉर को, जो शुरू हुआ था जब से पेंडेमिक ये कोविड वाला हमें पूरे दुनिया में शुरू होता हुआ दिखा था अर्ली 2019 के अंदर। ये जो टेंशन है वो विजिबल दिखा था मंडे के अंदर, जब ताइवान ने प्रोटेस्ट किया था कि क्यों इसको इनवाइट नहीं किया गया WHO के सेक्रेटेरिएट के अंदर या तो 73 असेंबली के अंदर, बिकॉज वो ताइवान जो है WHO का मेंबर नहीं है। और इसके ऊपर एक सुंदर सा आर्टिकल भी बना था द हिंदू के ऊपर, जिसमें ये बताया गया था कि ताइवान ने किस तरह से WHO की मदद के बिना ही WHO वाली गाइडलाइंस को फॉलो करके कोविड-19 से किस तरह से बेहतर तरीके से वो लड़ रहा है और अच्छे रिजल्ट भी लेकर आया। और साथ में ये भी बताया गया कि ताइवान की मदद WHO ले सकता है, WHO की मदद WHO ताइवान की भी मदद कर सकता है, तो दोनों मिलकर आपस में काम कर सकते हैं ताकि वर्ल्ड को इस पेंडेमिक से मुक्त किया जाए। इस तरह के एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं लिंक में अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। WHO के बारे में जानते हैं तो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हेल्थ को लेकर, जो 1948 के अंदर फाउंडेड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। 194 मेंबर स्टेट है, 150 कंट्री के अंदर इसके ऑफिस है, 6 रीजनल ऑफिस है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक कोलैबोरेशन के साथ वर्क करता है जितने भी उसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ज़रिए अलग अलग जो कंट्री के हेल्थ मंत्रालय है उनके साथ। ग्लोबल हेल्थ मैटर को लेकर WHO एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है, हेल्थ रिसर्च एजेंडा को शेप देता है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को बना के देता है और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शन भी आर्टिकुलेट यानी कि बनाकर देता है। उसके साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज़ को जिसको ज़रूरत है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री या लीस्ट डेवलप कंट्री, और साथ में मॉनिटर करता है और एक्सेस करता है हेल्थ ट्रेंड्स को पूरे वर्ल्ड के अंदर। जिस दिन ये शुरू हुआ था 7 अप्रैल 1948, उस दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर मनाते हैं। इंडिया WHO का मेंबर बना था 12 जनवरी 1948 के अंदर, और जो रीजनल ऑफिस है साउथ ईस्ट एशिया का वो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है इंडिया में। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 16 से ये न्यूज़ है द हिंदू के न्यूज़पेपर से। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो रेयर पाम है वो अंडमान के अलावा उसको सेकेंड होम भी मिला है।
यानी कि ये एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई न्यूज़ है, मेंस के जीएस पेपर 3 के अंदर आएगा। तो एग्जैक्टली क्या है न्यूज़ के अंदर? तो जो रेयर पाम है, जो साउथ अंडमान आइलैंड का एंडेमिक प्लांट है कि वहीं का रहवासी है, वहाँ का उसका ओरिजिन है, उसको दूसरा घर मिला पैलोड में। पैलोड कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाउंड्रीज के अंदर। पहले भी इस JNTB-GRI का एफर्ट था कि ये रेयर पाम उनके वहाँ पर बचाया जाए, लेकिन इनका जो प्रयत्न था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा, यानी कि वाइल्ड एनिमल ने इस प्लांट को कुचल दिया था। तो इसकी पूरी डिटेल हम लोग आगे समझते हैं। शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो जो पिनंगा एंडेमानेसिस है उसका कलरफुल हिस्ट्री है। ये ओरिजिनली डिस्क्राइब किया गया था कि इटालियन बॉटनिस्ट ओडोराडो बकरी 1934 इन्होंने इनिशियली ओरिजिनली इसको डिस्क्राइब किया था, और जो इनका डिस्क्रिप्शन था वो ओल्ड हर्बेरियम स्पेसिमन के ऊपर बेस्ड था, जिसको कलेक्ट किया गया था E.H. मैन ने लेट 19th सेंचुरी के अंदर, और उसका मदद किया गया था सुपरिंटेंडेंट इन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उसके बाद जो पहला आइडेंटिफिकेशन हुआ था, उसके बाद 1992 तक ये सोचा गया कि अभी ये एक्सटिंक्ट हो गया, बिकॉज ये जो पाम है वो देखा नहीं गया था, यानी कि एक्सटिंक्ट जैसा मान लिया गया था 1992 तक। लेकिन 1992 के अंदर क्या हुआ, मिस्टर मैथ्यू जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे थे उस समय पर, और उसके कलीग ने लेट KC मलिक, उन्होंने एनकाउंटर किया कुछ स्पेसिमेंट्स को माउंट हैरियट नेशनल पार्क के अंदर। कुछ स्पेसिमेंट मिले इस प्लांट के। जब वो लोगों ने JNTB-GRI के अंदर मूव किया उसको, और 5 से 6 स्पेसिमेन को इंट्रोड्यूस किया उसके फील्ड जीन बैंक के अंदर, पैलोड के अंदर 1994 के अंदर, इस माउंट हैरियट से लेकर यहाँ तक लेकर आ गए थे ये लोग, ये जो मैथ्यू की टीम है उन लोगों ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वाइल्ड एनिमल का ग्रुप है उसने इन सबको खा लिया था, तबाह कर लिया था 2012 के अंदर। बट उसका पीठ जो है, जो ट्रंक है, वो बच गया था, जो स्वीट टेक्सचर का होता है। 2014 के अंदर कुछ सीडलिंग्स वहाँ पर दिखे, उगता हुआ दिखा, और फ्लावरिंग हुए उसके अंदर। फ्रूट सेटिंग को लेकर JNTB-GRI ने बोला कि जो सीड जर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट है वो वापस से रिज्यूम हुआ, मास मल्टीप्लिकेशन हुआ, और ये कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा है, जिसके ज़रिए इसको अभी एक नया घर मिला अंडमान के अलावा, साउथ अंडमान आइलैंड के अलावा। कुछ बेसिक सा डिटेल देख लेते हैं इस पाम के बारे में। ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन जो है वो एरेका नट से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, बिकॉज इसका जो नेम है वो पेनांग से डिराइव हुआ, जिसको मॉडर्न डे में मलेशियन स्टेट बोला जाता है। जो पेनांग है वो अपने आप, इसका जो ओरिजिन है वो हुआ पुलाव पिनांग के अंदर, जिसका मतलब है आइलैंड ऑफ एरेसिया नट पाम। तो पिनांग का एक्चुअल मीनिंग यही हो रहा है कि आइलैंड ऑफ एरेसिया नट पाम। कहाँ पर हुआ? मलेशियन स्टेट के अंदर ओरिजिन इसका, या तो इसका जो नेम है वो पाया गया। कंजर्वेटिव स्टेटस की बात करते हैं तो JNTB-GRI ने, या तो उसके साइंटिस्ट ने, पिनांगा एंडेमानेसिस का जो स्टेटस बताया कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, और वन ऑफ द लीस्ट नोन एंडेमिक पाम है अंडमान आइलैंड के ऊपर, और साइंटिफिक नाम है इसका पिनांगा एंडेमानेसिस, बिकॉज अंडमान के आइलैंड का ये एंडेमिक प्लांट है, जिसको हम कॉमनली पाम भी बोलते हैं। इस तरह से दिखता है। कई सारे टाइप्स के पाम्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से एक है पिनांगा एंडेमानेसिस। तो आज के इस न्यूज़ एनालिसिस में हमने 7 न्यूज़ को एनालाइज किया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ द हिंदू के एडिटोरियल और लीड आर्टिकल्स का भी एनालिसिस हम लोग हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस के वीडियो के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश भी करेंगे। साथ साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हर एक न्यूज़ से जुड़े हुए कि किस तरह से क्वेश्चंस बने जा सकते हैं
जो आपको यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में मदद कर सकता है। अभी के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।